देखिए, आज हम चर्चा करेंगे जवाहरलाल नेहरू की। जवाहरलाल नेहरू देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। और इन्होंने एक तरह से सच्चे अर्थ में एक सच्चे और महान लोकतंत्रवादी नेता थे। और उन्हीं के इसी नेहरू के लोकतंत्र और संसदीय लोकतंत्र पर हम लोग विचारों की चर्चा कर रहे हैं। सबसे पहले हम लोग लेते हैं कि लोकतंत्र का मतलब। नेहरू एक महान एवं सच्चे लोकतंत्रवादी थे। उनकी लोकतंत्र में अड़िग विश्वास आस्था थी। वो इसे नैतिक मूल्यों की एक प्रणाली कहते थे। और लोकतंत्र एक ऐसी शासन प्रणाली है जो मानवीय मूल्यों को सुरक्षित रखती, जिनका अपना अन्य शासन प्रणालियां दमन करती हैं। विशेषकर मानव की स्वतंत्रता, चाहे भाषण की स्वतंत्रता हो, चाहे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हो, चाहे संघ और व्यवसाय आदि की स्वतंत्रताएं जो होती हैं, सुनिश्चित होती हैं, वो एक तरह से इस लोकतंत्र में ही संभव है। लोकतंत्र में किसी जातीय, धार्मिक, कानूनी संरक्षण या भाषा, क्षेत्र, लिंग का किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जा सकता। तो सच्चे अर्थों में जवाहरलाल नेहरू लोकतंत्र के एक सच्चे भगत थे। और वो लोकतंत्र में भी संसदीय प्रणाली के, देखिए, लोकतंत्र में दो प्रकार की शासन व्यवस्था थी, एक अध्यक्षात्मक और एक संसदीय। यानी संसदीय शासन व्यवस्था जिसमें कि कार्यपालिका और व्यवस्थापिका आपस में संबंधित हो, और कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी हो। यानी व्यवस्थापिका का कार्यपालिका पर एक तरह से नियंत्रण है। तो यानी कि वो लोकतंत्र के महत्व को समझते थे। लोकतंत्र में मानव को अभिव्यक्ति है, स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति है, भाषण की अभिव्यक्ति है, लिंग किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जा सकता है इसमें, धार्मिक आधार पर या सामाजिक आधार पर। तो लोकतंत्र शासन व्यवस्था पर उनका बहुत अडिग विश्वास था। इसके बाद में लोकतंत्र, नेहरू का लोकतांत्रिक आचरण। नेहरू सिद्धांत और व्यवहार दोनों प्रकार से लोकतंत्र। वे स्वयं लोकतांत्रिक आचरण की पराकाष्ठा थे और स्वयं मॉडल सांसद और मॉडल संसद थे। यानी उनमें वो हमेशा से लोकतंत्र का समर्थन करते आए थे। नेहरू जी देश के प्रधानमंत्री रहे 1952 से लेकर 1964 तक। और उन्होंने एक तरह से भारत को एक अलग पहचान दिलाई। तो यानी सच्चे अर्थों में नेहरू का जो आचरण था वो वास्तव में लोकतांत्रिक आचरण था। लोकतंत्र एक व्यापक अवधारणा है। नेहरू जी की मान्यता है कि लोकतंत्र में ही एक व्यापक अवधारणा है। लोकतंत्र में ही किसी भी राष्ट्र या समाज का राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक विकास हो सकता है बिना लोकतंत्र के। देखिए, जितनी शासन व्यवस्था है, चाहे राजतंत्र शासन व्यवस्था, निरंकुश तंत्र, अधिनायक तंत्र शासन व्यवस्था या कुलीन तंत्र शासन व्यवस्था, इन शासन व्यवस्थाओं में एक व्यक्ति निरंकुश हो जाता था। यानी वो निरंकुशता के आधार पर शासन सत्ता का प्रयोग करता था। उसकी कोई निश्चित सीमा नहीं थी उस शासन व्यवस्था की। जबकि लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था में एक व्यापक अवधारणा है। हर व्यक्ति को, चाहे गरीब हो अमीर हो, सबको मत देने का अधिकार, उम्मीदवार निर्वाचित होने का अधिकार है। इसमें सभी प्रकार की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 19 के अनुसार भारतीय संविधान में भी अनुच्छेद 19 स्वतंत्र विचार और भाषण की स्वतंत्रता है, प्रेस और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, व्यवसाय और संघ बनाने की स्वतंत्रता है, कारोबारी अबाध निवास की स्वतंत्रता है, अबाध भ्रमण की स्वतंत्रता है। तो यानी कि ये, और इसमें मताधिकार की, वह व्यक्ति जो भी देश का नागरिक हो उसको मत देने का अधिकार हो, उसके 18 साल की आयु प्राप्त हो, उम्मीदवार निर्वाचित होने का उसको अधिकार है। तो हम कह सकते हैं कि लोकतंत्र एक व्यापक अवधारणा है। लोकतंत्र एक जीवन पद्धति है। नेहरू जी का विचार है कि लोकतंत्र एक जीवन पद्धति। उन्होंने इस बारे में स्पष्ट करते हुए कहा है, एक लोकतंत्र एक शुद्ध राजनीतिक मामला ही नहीं है। एक व्यक्ति एक मत रख वाले 19वीं शताब्दी का लोकतंत्र उन्हीं दिनों के लिए ठीक था, परंतु वह अपूर्ण था। वर्तमान समय में लोग लोकतंत्र को एक व्यापक और गूढ़ अर्थों में लेते हैं। आखिरकार वोट का अधिकार रखने वाले कंगाल और एक लखपति में कोई समानता नहीं होती। यानी एक लखपति के पास प्रभाव के सैकड़ों साधन होते हैं, एक कंगाल के पास नहीं होते। आखिरकार एक अत्यधिक शिक्षित और एक अप्रशिक्षित व्यक्ति में कोई समानता नहीं होती। इस तरह लोगों में शिक्षा, अर्थ और दूसरे पर भिन्नताएं। मैं स्वीकार करता हूं कि लोगों में कुछ मात्राएं भिन्नताएं होंगी, परंतु उसका मूल मंत्र यह है कि आज यहाँ मतदान करने का गरीब को भी अधिकार है, लखपति को भी अधिकार है। दोनों का समान मत माने जाएगा। ये नहीं कि करोड़पति को ज़्यादा महत्व दिया गया और गरीब को कम दिया गया। तो हम कह सकते हैं कि लोकतंत्र में एक गरीब को, ये लोकतंत्र की देन है कि एक मछुआरे का लड़का अब्दुल कलाम राष्ट्रपति बना, के.आर. नारायण एक किसान का लड़का राष्ट्रपति बना, एक गरीब व्यक्ति भी देश के सर्वोच्च पद पे पहुंच सकता है। तो लोकतंत्र एक जीवन पद्धति है। और संसदीय लोकतंत्र के लिए आवश्यक शर्तें हैं कि देखिए, सरकार के 3 अंग होते हैं, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका। संसदीय लोकतंत्र में कार्यपालिका और व्यवस्थापिका आपस में संबंधित होते हैं और व्यवस्थापिका का कार्यपालिका पर पूर्ण नियंत्रण होता है।
इसमें एक सहनशीलता होती है संसदीय लोकतंत्रात्मक व्यवस्था में, और उस सहनशीलता के आधार पर व्यक्ति को अपने विचारों को, नीतियों को और कार्यक्रमों में दूसरे व्यक्तियों से सहमत होना चाहिए, उसके प्रति सहनशील होना जरूरी है। लोकतंत्र में किसी के विचारों का दमन नहीं किया जा सकता। आप उसकी बात से सहमत हैं या नहीं हैं, परंतु आप उसकी बात को सुनने का अधिकार होना रखना होगा और उसका समाधान भी करना होगा। राजनीतिक विचारधाराओं के आधार पर राजनीतिक दलों की भी स्थापना की गई है और जनता के सामने वह राजनीतिक दल अपनी इच्छा, अपने जो उद्देश्य, अपने कार्यक्रम लेके जाता है, जनता जिसको पसंद है। उदाहरण है हमारे देश में, नेहरू जी कांग्रेस से जुड़े हुए थे और उन्होंने 1952 से 1964 तक आगे भी सरकारें रही हैं और अब परिवर्तन भी हुआ, अब बीजेपी की सरकारें आ रही। तो यानी कि लोकतंत्र में हम विचारों का दमन नहीं कर सकते। अभिव्यक्ति का सभी को अधिकार है, वो किसी को हम आज्ञा दें उसको ना पसंद, ये बात अलग है, परंतु कोई भी इसमें एक सहनशीलता लोकतंत्र की एक पहचान है। आत्मानुशासन, नेहरू आत्मानुसार संयम दोनों लोकतंत्र को सफलता के लिए अभियान आता। उनका कहना था कि लोकतंत्र ही नहीं, कोई भी संगठन अनुशासन के बिना सफल नहीं हो सकता। यह सर्वसत्तावाद की भांति किसी बाह्य सत्ता के दबाव का परिणाम नहीं होता है। नेहरू का कहना है कि ऊपर से थोपा गया अनुशासन जितना कम होगा, आत्मानुशासन उतना ही अधिक होगा। अतः लोकतंत्र के लिए आत्मानुशासन होना भी जरूरी है। अनुशासन में चाहे जनता हो, चाहे सत्तारूढ़ लोग हों, शांतिमय साधन, किसी भी देश की लोकतंत्रात्मक व्यवस्था में शांतिमय साधनों पर नेहरू का जोर था। नेहरू शांतिमय साधनों को लोकतंत्र का प्राण कहते थे और हिंसक साधनों, सीधी कार्यवाही तो लोकतंत्र आंदोलन की राजनीति को लोकतंत्र के लिए घातक मानते थे। वे कहा करते थे कि जब संसदीय लोकतंत्र विचार विमर्श, वाद विवाद, तर्क वितर्क, समझाने बुझाने के अनेक अवसर उपलब्ध होते हैं और निर्णय संवैधानिक प्रक्रिया के माध्यम से लिए जाते हैं, तो उन्हें संवैधानिक संस्थाओं के माध्यम से क्रियान्वित किया जा सकता है। फिर हिंसक अथवा सीधी कार्रवाई साधनों कोई गुंजाइश नहीं होती। यानी शांतिमय, यानी अहिंसात्मक साधनों के द्वारा, वाद विवाद के द्वारा, तर्क वितर्क के द्वारा, समझाने बुझाने के आधार पर ही हम लोकतंत्र को सफल बनाए। ये सब लोकतंत्र की देन। नेतृत्व एवं जनसंपर्क, नेहरू नेतृत्व और जनसंपर्क को लोकतंत्र के दो प्रमुख स्तंभ मानते थे। उनका कहना था इस बात को स्वीकार कि नेतृत्व को कोई कुछ मात्रा में समझौता करना पड़े, परंतु नेतृत्व को यह समझौता आदर्शों और मूल्यों की कीमत पर नहीं करना चाहिए। नेतृत्व को सत्य को स्वयं पहचानना और समझना चाहिए। जो भी सत्ता में हो, जो नेतृत्व कर रहा है किसी भी देश की राजनीति में, दूसरों को उसके दर्शन कराने की योग्यता, क्षमता होनी चाहिए। उसमें एक ऐसी योग्यता होनी चाहिए कि दूसरे उसकी योग्यताओं से प्रभावित हों। तो नेतृत्व और जनसंपर्क भी लोकतंत्र की एक महान देन। इसके बाद में राजनीतिक स्वतंत्रता और जन समर्थन। नेहरू राजनीतिक स्वतंत्र और जन समर्थन को लोकतंत्र के मूल आधार मानते थे। राजनीतिक स्वतंत्रताओं से उनका मूल आशय वैश्विक मताधिकार, स्वतंत्र भाषण एवं विचारों की अभिव्यक्ति, स्वतंत्र प्रेस और संघ और सभा की स्वतंत्रता, राजनीतिक दलों का अस्तित्व है, स्वतंत्र चुनाव, ये सब राजनीतिक स्वतंत्रता थी। राजनीतिक दलों को स्वतंत्रता होनी चाहिए, स्वतंत्र भाषण होना चाहिए, मताधिकार होना चाहिए, वैश्विक मताधिकार का अधिकार मिलना चाहिए। ये सब आर्थिक विषमताओं का अभाव, यानी नेहरू की धारणा थी कि राजनीतिक स्वतंत्रताएं तभी सार्थक हो सकती हैं जब समाज में गंभीर आर्थिक विषमताओं का अभाव। इसलिए नेहरू ने लोकतंत्र को आर्थिक कार्यक्रम पर बल देते थे। आर्थिक असमानताओं को दूर किए बिना हम सच्चे लोकतंत्र की स्थापना नहीं कर सकते। लोक कल्याणकारी और समाज सेवी संस्थाएं, यानी नेहरू लोक कल्याण को किसी निश्चित अर्थव्यवस्था और विचारधारा, चाहे उदारवादी हो, चाहे पूंजीवादी हो, चाहे साम्यवादी, जोड़ना नहीं चाहते थे। लोक कल्याणकारी कार्य लोकतंत्र का एक मुख्य देन है। हमें जितने जन कल्याणकारी और लोक कल्याणकारी योजनाओं की ओर लोकतंत्र उतना ही सुदृढ़ होगा। शिक्षा का विस्तार पर भी नेहरू जी ने बहुत अधिक जोर दिया है कि जितना शिक्षा का विस्तार किया जाएगा, आम व्यक्ति को शिक्षित किया जाएगा, वो लोकतंत्र की सही समझ उसको जब तक नहीं आएगी, यानी शिक्षा लोकतंत्र के लिए बहुत ही जरूरी है। शिक्षा का विस्तार होना, प्राथमिक शिक्षा को निःशुल्क किया जाना चाहिए और शिक्षा के विस्तार को लोकतंत्र का विकास हुआ। इसलिए भारत में लोकतंत्र वैश्विक मताधिकार की स्थापना की गई है और भारत में शिक्षा और औद्योगिक क्रांतिकारी की और भी अधिक शिक्षा की आवश्यकता है, जो जहाँ तक शिक्षा का विस्तार विकास नहीं हुआ है। सुदृढ़ एवं प्रभावशाली लोकतंत्र के लिए ये भी जरूरी है कि विपक्ष का सुदृढ़ होना और प्रभावशाली होना ये बहुत ही जरूरी है।
और जब तक विपक्ष सुदृढ़ नहीं होगा, सत्तारूढ़ राजनीतिक दल पर नियंत्रण नहीं रखेगा, सरकारें अच्छा काम नहीं करेंगे। इसलिए सुदृढ़ विपक्ष का होना भी बहुत जरूरी। उच्च नैतिक चरित्र और कर्तव्य प्रणाली है। नेहरू ने कहा है कि लोकतंत्र, सच्चा लोकतंत्र वही होगा जिसमें कर्तव्य परायणता होगी। सत्तारूढ़ नेतृत्व व जिसके पास में होगा, वो अपने कर्तव्यों का निर्वाह जनहित में करे। उनका नैतिक चरित्र भी उत्तम होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हैं। आज हम लोग एक लोकतंत्र और संसदीय लोकतंत्र पर चर्चा करें, कल दूसरा टॉपिक।